नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे। आज की चर्चा का विषय है अनुवाद और उत्तर आधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड ट्रांसलेशन। तो आज की चर्चा हम जिन बिंदुओं पर केंद्रित करेंगे वह है उत्तर आधुनिकता की अवधारणा, फ्रेडरिक जेम्सन के विचार, विकेंद्रीकरण की अवधारणा, मिशेल फूको के मत और उत्तर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अनुवाद की रणनीतियां, जिसमें हम जाक दरिदा के विचारों की चर्चा करेंगे। वाल्टर बेंजामिन और जाक दरिदा के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। रोला बार्थ के मत को समझेंगे और तेजस्विनी निरंजना ने उत्तर आधुनिकता के अनुवाद को जिस रूप में व्याख्यायित किया, संक्षिप्त में उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने की कोशिश करते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है? पोस्ट मीन्स देयर आफ्टर, यानी बाद का। मॉडर्निज्म मतलब आधुनिकता। आधुनिकता के बाद होने वाली जो अवधारणा है वो उत्तर आधुनिकता कहलाती है। तो जब उत्तर आधुनिकता कहते हैं तो हमारा क्या सरोकार है? असल में उत्तर आधुनिकता से हमारा सरोकार ये है कि हम अब ऐसी स्थिति में हैं जो मॉडर्न से भी आगे बढ़ चुकी है। और आप लोगों की जानकारी में एक शब्द अभी चलन में आ गया है, उसका परिचय मैं कराना चाहता हूँ, वो है पोस्ट ट्रुथ। अब ये परिकल्पना की गई है कि ट्रुथ खत्म हो गया, पोस्ट ट्रुथ बताया जाने लगा। यानी पोस्ट ट्रुथ क्या है? अब कोई फैक्चुअल बात नहीं रही, कोई तथ्यात्मक बात रही नहीं, सत्य कोई चीज अब नहीं है। सत्य के बाद की जो अवस्था है वो पोस्ट ट्रुथ है, यानी दैट इज नथिंग बट एन इंटरप्रिटेशन। अब ये इंटरप्रिटेशन क्या है वो अपने ढंग से प्रस्तुत करता है। खैर, हम पोस्ट ट्रुथ को थोड़ी देर के लिए अलग भी कर लें। तो मैं चर्चा कर रहा था फ्रेडरिक जेम्सन की। असल में उत्तर आधुनिकता को सबसे ज्यादा वैधानिक रूप से और पूरी तरह से एक विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय फ्रेडरिक जेम्सन को जाता है, यद्यपि वो उसके सबसे बड़े व्याख्याकार नहीं। फिर कैसे उनको जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब पोस्ट मॉडर्निज्म हम कहते हैं तो ये 1970 में फ्रेडरिक जेम्सन की जो पुस्तक आई, पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, उसके बाद पूरी तरह एक विचारधारा के रूप में ये प्रस्तुत हो गई और मान्य हो गई। यानी एक तरह की आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग इसकी हो गई। अब आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग का परिणाम क्या हुआ? जैसे हम जानते हैं कि जो भी विचारधारा बनती है वो दुनिया के सभी ज्ञान क्षेत्रों को, कोई भी डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज हो, कोई भी ज्ञान निकाय हो, सबको प्रभावित करती है। जैसे हम बताएं कि फ्रायड का जो विश्लेषण है, मनोविश्लेषणवाद, वो कैसे जो है पूरी दुनिया के सभी विषयों को प्रभावित करता है। उसी तरह मार्क्स का जो सिद्धांत है वो कैसे दुनिया के सभी विषयों को प्रभावित करता है। डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है वो कैसे सभी विषयों को प्रभावित करता है। उसी तरह से हम समझने की कोशिश करें कि पोस्ट मॉडर्निज्म एज ए कॉन्सेप्ट दैट हैज affected the entire globe, and every discipline of study was influenced by the ideological positioning of post-modernism. इसको दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करें। क्या पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द जाक दरिदा ने दिया? नहीं। क्या सबसे पहले क्या पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द फूको ने इस्तेमाल किया सबसे पहले? नहीं। क्या फ्रेडरिक जेम्सन ने सबसे पहले इस्तेमाल किया? नहीं। असल में पोस्ट मॉडर्निज्म शब्द तो 1870 में ही सबसे पहले इस्तेमाल हो चुका था, 1870, as early as in 1870। लेकिन एक आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग उसकी 1970, लगभग 100 साल बाद उसकी शुरू हुई। तब शुरू हुई
जब फ्रेडरिक जेम्सन की पुस्तक आई पोस्ट मॉडर्निज्म यानी उत्तर आधुनिकता और अथवा द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म यानी परवर्ती पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क। अब कुछ लोग उसके व्याख्याकार जो है उसको वृद्ध पूंजीवाद कह सकते हैं, लेकिन सही व्याख्या उसकी होगी परवर्ती बाद का लेट कैपिटलिज्म यानी बाद में आने वाला जो कैपिटलिज्म है, न्यू कैपिटलिज्म के रूप में उसको समझें तो उसकी जो व्याख्या है वो उसका सांस्कृतिक तर्क है। यानी असल में किस रूप में इसको हम समझने की कोशिश करें, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको हम जान सकते हैं। तो हम देखने की कोशिश करें कि ये 1870 में सबसे पहले पोस्ट मॉडर्न पेंटिंग के रूप में इस्तेमाल किया गया शब्द। एक पेंटर ने अपनी पेंटिंग के संदर्भ में ये बताया कि ये पोस्ट मॉडर्न पेंटिंग है, यानी ऐसी पेंटिंग जो मॉडर्निटी में व्याख्यायित नहीं हो सकती, आधुनिक काल में व्याख्यायित नहीं हो सकती। अब आधुनिकता क्या है? आधुनिकता में माना गया कि ये मध्यकालीन था, मेडुअलिज्म से आगे की चीज है। मेडुअलिज्म मतलब बैकवर्ड मेंटलिटी, मेंटल बैकवर्डनेस जिसे हम कह सकते हैं, उसको मेडुअलिज्म कहा जाता था। मिडाइवल माइंडसेट, ये नहीं कि वो पूरा काल जो है मिडाइवल माइंडसेट से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो मॉडर्निटी है उसके 4-5 तत्व प्रमुख होते हैं। एक तो रैशनलिज्म होता है, तर्कवाद होता है, विवेकवाद होता है, आस्था के स्थान पर तर्क। दूसरे जो थियोलॉजिकल डायमेंशंस थे, यानी चर्च के स्थान पर स्टेट, स्टेट मतलब राज्य की प्रभुसत्ता, इन सब बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाने लगा था और वहां से आधुनिकता की शुरुआत हुई थी। आधुनिकता आध्यात्मिकता का भी खंडन करता है, इहलोक पर बल देता है, संसार जो नथिंग आउटसाइड दिस वर्ल्ड यानी नाउ एंड हियर। तो देहवाद की बॉडीज्म को महत्व दिया। उसके बाद मॉडर्निज्म ने बॉडीज्म यानी फिजिकलिटी, देहवाद, तर्क, संसार और राज, ये उसके प्रमुख बिंदु थे। सही गलत की व्याख्या करने के लिए अभी मैं यहाँ उपस्थित नहीं हुआ हूँ। कभी जब हम आधुनिकता के विभिन्न पक्षों की चर्चा करेंगे तब उसको हम बताएंगे, लेकिन ये उसके बेसिक पैरामीटर्स थे। तो पोस्ट मॉडर्निज्म क्या करता है? क्या इसको वायलेट करता है या इससे आगे पहुंच गया है? क्या सभी समाजों में पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव आ गया है? शायद ऐसा नहीं है, लेकिन विचारधारा के स्तर पर पोस्ट मॉडर्निज्म एक सशक्त विचारधारा बन गया है और इसने दुनिया के सभी विषयों को प्रभावित किया। तो जैसा मैंने बताया कि इसकी शुरुआत हुई 1870 से, जब चर्चा हुई कि एक पोस्ट मॉडर्न पेंटिंग के रूप में किसी ने इसकी व्याख्या की, एक पेंटर ने। उसके बाद चर्चा की जाने लगी दूसरे इतिहास में 1917 में पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाने लगी, हिस्टोरिकल पैराग्राफ पर्सपेक्टिव में इसको देखने की कोशिश की जाने लगी और इसको बताने की कोशिश की जाने लगी। अब कैसे हम देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म पर्सपेक्टिव में वो कैसे समझा जाने लगा? तो कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म के रचनाकार जो फ्रेडरिक जेम्सन है, उन्होंने बताने की कोशिश की कि ये जो पोस्ट मॉडर्निटी है वो करती क्या है। ये जो इसको दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करें कि ये अपूर्णीय इररिपरेबल हिस्टोरिकल अर्निज्म, उनके टर्म्स हैं, आई एम रिपीटिंग दोस टर्म्स, इररिपरेबल हिस्टोरिकल अर्निज्म को ये क्या करती है कि ये नष्ट कर देती है, उसका क्षरण कर देती है। इररिपरेबल हिस्टोरिकल अर्निज्म। और फिर क्या करती है? ये उसको दमित कर देती है या विचलित कर देती है, या फिर वो
किसी तरह से उसकी नई व्याख्या करती है। तो व्हाट इज पोस्ट मॉडर्निज्म? in accordance with Frederick Jameson, it is nothing but an ideological construct, and it is nothing but conditioning of the situations. यानी वो स्थितियों को एक तरह से कंडीशन करती है, उनको अपनी शर्तें आरोपित कर देती है और एक परिप्रेक्ष्य में लेके जाती है। तो उसकी 4-5 प्रमुख अवधारणाएं हैं। एक विखंडनवाद, हिंदी में हम चर्चा कर रहे हैं तो डीकंस्ट्रक्शनिज्म। डीकंस्ट्रक्शनिज्म विचारधारा जो है ये है जॉक डेरिडा की। जॉक डेरिडा ने जो बात कही वो ऑफ ग्रामेटोलॉजी में पूरी तरह से उपलब्ध है, और ये उन्होंने फ्रेंच में बातें कही थी, लेकिन इसका अंग्रेजी अनुवाद गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने किया था, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, और उसमें विखंडनवाद को विस्तार से बताने की कोशिश की गई कि पहले हम क्या करते हैं कि जो भी विचार आता है उसको कई टुकड़ों में हम बांट देते हैं। यानी उसको आप इस नजर से देखने की कोशिश करें कि उसके विभिन्न पक्षों को विभिन्न संदर्भों में समझने की कोशिश करते हैं। यानी इट इज नॉट ए कंसोलिडेटेड यूनिटी, इट इज डिस्ट्रक्टेड पार्ट। अब क्या होता है, साहित्य को भी ये प्रभावित करता है और दूसरे ज्ञान अनुशासनों को, तो ये डीकंस्ट्रक्ट करता है। यानी अगर हम कोई बात कह दें, अभी जैसे मैंने बताया उत्तराधुनिकता क्या है, तो डीकंस्ट्रक्शन क्या होगा, पहले हम उसको पोस्ट अलग करेंगे, फिर मॉडर्न अलग करेंगे, फिर इज्म अलग करेंगे, फिर मॉडर्न के भी वेरियस पर्सपेक्टिव को देखेंगे। तो अगर हम यही अप्लाई करने शुरू कर दें पोस्ट मॉडर्निज्म को डेरिडा के विचारों के अनुसार, तो हम उसके कई खंडों में विभाजन करके क्या करेंगे, इसका विखंडन कर देंगे, और विखंडन के बाद हम किस निष्कर्ष में आएंगे कि हम उसको फिर से रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं और अपने अपने ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ हाथियों के माध्यम से बताने की कोशिश की ईश्वर क्या है। ईश्वर के बारे में अगर कहा गया कि एक व्यक्ति को ईश्वर के रूप में अगर देखना हो तो कैसे देखेगा, तो बताया गया कि अंधों का हाथी। यानी अगर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स देखें, यानी जिन दृष्टिबाधित लोग अगर जाके हाथियों को देखें, तो जिसने उसका सूंड पकड़ा, स्पर्श से वो समझेगा कि इस आकार का, जिसने कान देखे वो कान को समझेगा, जिसने पूंछ वो पूंछ के आधार पर, जिसने पीठ देखी या पेट देखा या पैर देखे। तो ये एक तरह से अंधों के हाथी के समान विखंडन की स्थिति है। लेकिन विखंडन का यह नकारात्मक अर्थ नहीं है। विखंडन का अर्थ यह है कि विश्लेषण हम कर लेते हैं, अर्थ के विभिन्न स्रोतों का विभिन्न पक्षों को हम समझ लेते हैं, फिर हम एक निष्कर्ष तक आते हैं। अब हम उसके आगे चर्चा करते हैं। उसके आगे चर्चा करके हम जानने की कोशिश करें कि कैसे हम उसको देखते हैं। तो एक दूसरा सिद्धांत प्रतिपादन किया फूको ने। मिशेल फूको की कई रचनाएं हैं, जैसे पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट। वो कहते हैं सोसाइटी इज ए जेल। क्या किया जाता है, जैसे बहुत से उदाहरण बताते हैं कि समाज में हम किसी को अध्यापक कह दिए, किसी को नर्स कह दिए, किसी को वैज्ञानिक कह दिए, तो उनका जो व्यक्तित्व है वो विलुप्त हो जाता है। यानी उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, एक ग्रुप के हिस्सा बन करके रह जाते हैं, और वो वैसे ही जैसे जेल के कैदी होते हैं तो उनकी नंबरिंग कर दी जाती है, उनका जो मूल चरित्र है वो किनारे हो जाता है। अब इसको हम इस ढंग से भी समझने की कोशिश करें कि जब वो कहते हैं सोसाइटी इज जेल, तो इसका मतलब एक हम समाज क्या करता है, एक मानकों का निर्धारण करता है, सोशल नॉर्म्स बना देता है, उसी नॉर्म्स के इम्प्लीमेंटेशन में समाज चलता रहता है। इससे सहमत होना असहमत होना आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। मैं सिर्फ अभी फूको के विचारों को रख रहा हूँ, इसका आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं कर रहा। तो इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है
कि जो समाज की निर्मित है वो उस रूप में चलती है जैसा हम चाहते हैं, और बल्कि हमारे व्यक्तित्व का अलग स्रोत नहीं रह जाता, उसका आकार प्रकार खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि समाज द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार हम आचरण करने लगते हैं। तो इसीलिए जो पनिशमेंट की जो अवधारणा है, पनिशमेंट के तीन विचार होते हैं, दंड के तीन रूप होते हैं। एक तो निगेटिव अवार्ड ऑफ द एक्ट अंडरटेकन बाय द इंडिविजुअल, इस रूप में इसको हम समझने की। दंड क्या है? व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य के परिणाम स्वरूप नकारात्मक पुरस्कार जो राज्य देता है। नकारात्मक पुरस्कार क्यों? क्योंकि वो कार्य दुष्प्रवृत्ति का होता है, इसलिए अपराध की प्रकृति का होता है, इसलिए उसको नकारात्मक पुरस्कार दिया जाता है, निगेटिव अवार्ड। अब तीन तरह के दंड होते हैं, इसकी चर्चा भी यहाँ करने की उतनी आवश्यकता नहीं, लेकिन क्योंकि फूको का जिक्र कर रहे हैं तो संक्षेप में, एक तो सुधारात्मक दंड होते हैं, एक प्रतिक्रियात्मक दंड होते हैं, और तीसरा दंड जो होता है वो होता है प्रतिशोध। मतलब एक तो डिटरेंट की तरह काम करता है, एक रिवेंज की तरह काम करता है, और एक रिफॉर्म की तरह काम करता है। यानी एक तरह के दंड देने का विधान ये हो, जैसे मृत्यु दंड जो दिया जाता है, तो इसका मतलब कि वो प्रतिशोध की भावना से किया गया है, उसमें कोई ऐसा तत्व नहीं है कि उससे उसका सुधार हो जाएगा। डिटरेंट के रूप में किया जाता है, जिससे सभी लोग भयभीत हो जाएं कि कोई अपराध करेगा तो उसको यह दंड भी दिया जाए। दूसरा होता है सुधारात्मक, जैसे किसी को कम दंड दिया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि भविष्य में वो सुधर जाएगा, तो ये सुधारात्मक दंड उपाय होता है। और तीसरा होता है प्रतिरोधात्मक, मतलब थोड़ा बहुत लोगों में ये हो कि उनको दंड भी मिल गया है और ये समझे कि एक जो अपराध की प्रवृत्ति है उसमें संलग्न नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो सोशल पनिशमेंट होता है, सामाजिक दंड विधान की जो स्थितियाँ होती है, ये वैधानिक दंड विधान से अलग होती है, लेकिन पूरे जीवन को ये व्यवस्थित कर देती है। तो फूको इस रूप में इसको देखते हैं, ये विचारधाराएं। और इसके बाद एक है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की जो थियरी है, ल्योतार की अवधारणा है, और इस अवधारणा को उन्होंने बताया कि ये आधुनिकता को खत्म कर देती है, आधुनिकता के अंत की अवधारणा है। इससे जोड़ करके देखते हैं, और उन्होंने बताया कि जैसे हर चीज का अंत होता है, वैसे ये जो है आधुनिकता का भी अंत निश्चित हो गया है, और आधुनिकता के अंत की घोषणा के साथ दी डेथ ऑफ मॉडर्न जो है कंडक्ट है, इसके रूप में वो बताने की कोशिश करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि साहित्य के संदर्भ में रोला बार्थ डेथ ऑफ एन ऑथर, इसकी भूमिका के रूप में समझने की कोशिश की जाती है। तो उन्होंने इसको बताने की कोशिश की थी कि लेखक तो है ही नहीं, वास्तव में विचारों को ही पुनः प्रस्तुत किया जाता है। अब फिर हम आते हैं कि लेखक की भूमिका क्या है। कुछ लोग तो मानते हैं कि टाइपराइटर से ज्यादा उसकी भूमिका नहीं है। आज के समय में हम कहें तो कंप्यूटर से ज्यादा उसकी भूमिका नहीं है। वो एक राइटर है और वो बिल्कुल टाइपिस्ट की भूमिका निभा कर जाता है, क्योंकि उसके मूल विचार इत्यादि कहीं से आते हैं। अब हम इसको अनुवाद के संदर्भ में ले आकर के उसको जोड़ने की कोशिश करें। तो ये जो विचार है पोस्ट मॉडर्निज्म के, वो किस रूप में अनुवाद के रूप में घटित होते हैं, कैसे उसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो अनुवाद की रणनीतियां उत्तर आधुनिक परिप्रेक्ष्य में समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्त्रीवादी पाठ मतलब स्त्री रचनाकारों की रचनाओं का पाठ कैसे करने की कोशिश की जाए। तो अभी देखिए कि चाहे पुरुष अनुवाद करे या स्त्री, क्या इसमें अंतर होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे अगले सत्रों में। लेकिन अभी मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि द ईयर ऑफ द अदर, ये एक उनकी अवधारणा है जैक दरिडा कि अन्य के कान। जब हम अनुवाद करते हैं तो हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हम दूसरे के कान तक बात पहुंचाना चाहते हैं।
तो ये हियरिंग एड की तरह काम करता है, हियरिंग एड की तरह ट्रांसलेशन का एक तरह से व्यवहार करता है। हम संप्रेषण के माध्यम के रूप में अनुवाद को चुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई नई व्याख्या कर देते हैं। स्त्रियां क्या करती हैं, स्त्रियों की भाषा, अनुवाद की अलग भाषा इसलिए हो जाती है कि उसके साथ उनकी संवेदनाएं जुड़ी होती हैं, उसके साथ उनके सरोकार जुड़े होते हैं, उसके साथ उनका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो जुड़ा होता है। इसके माध्यम से वो अनुवाद कार्य संपन्न होता है। अब हम देखते हैं कि अनुवादों के माध्यम से किस तरह से इसको किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए। रोला बार्थ का जिक्र जो अभी हमने किया, तो वो क्या कहते हैं, द ओनली पावर इज टू मिक्स द लैंग्वेज। ट्रांसलेशन क्या करता है, अनुवादक की भूमिका क्या हो सकती है कि भाषा को मिश्रित कर दिया जाता है, और कुछ नहीं कर सकता है, ये भाषा को मिश्रित कर दिया जाता है। अब दरिदा का जो रिकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है, उसको अनुवाद के संदर्भ में देखने की कोशिश करनी चाहिए। दरिदा ने बहुत विस्तार से अनुवाद पर भी विचार किया है। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कैसे अनुवाद कर्म में जो है वो विखंडन की प्रक्रिया से गुजरता है, क्योंकि अनुवाद में भी अभी थोड़ी देर पहले हम जो चर्चा कर रहे थे रिकंस्ट्रक्शन की, तो हम देखें ना अनुवाद के सिद्धांतों को क्या करते हैं। पहले जो कोडिंग डिकोडिंग की जो पूरी परिकल्पना है वो क्या होती है, असल में साइन ऑफ मीनिंग, लैंग्वेज इज नथिंग बट ए साइन ऑफ मीनिंग। ये साइन जो है, जो डिफरेंसेस की अवधारणा है, जो साइंस की अवधारणा है, पूरा जो पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट है, उत्तराधुनिकता की जो पूरी अवधारणा है, वो इसी संदर्भ में आती है, इसी संदर्भ में उसको देखने की जरूरत है। अब हम चर्चा करते हैं संक्षेप में कि कैसे वाल्टर बेंयामिन और जैक डेरिडा के विचार एक दूसरे से जुड़ते हैं या कितने भिन्न हैं। हम जैसा जानते हैं कि 1923 में वाल्टर बेंयामिन ने एक लेख लिखा, द टास्क ऑफ ट्रांसलेटर, और उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे आफ्टर लाइफ होता है। ट्रांसलेटेड टेक्स्ट इज आफ्टर लाइफ ऑफ द गिवन टेक्स्ट, यानी जो प्रदत्त पाठ है उसका पुनर्जीवन हो जाता है अनुवाद की प्रक्रिया के माध्यम से, उसका पुनर्जीवन हो जाता है। अब हम इसको दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करें कि ये अनुवाद की प्रक्रिया कैसे क्रियान्वित होती है, कैसे ये एक्चुअलाइज होती है, क्योंकि वो जो अनुवादक है उसकी काया के भीतर प्रवेश करता है, अपने में इंटरनलाइज करता है और अपने अनुकूल बना करके उसे फिर से प्रस्तुत कर देता है, और इस पूरी प्रक्रिया में वो एक नया पाठ तैयार कर देता है और पिछला पाठ जैसे खत्म हो जाता है। तो जैसे सांप का केचुल निकल जाए तो भी सांप रहता है, या अगर हम अपनी परंपरा के माध्यम से बताने की कोशिश करें कि शरीर के अवसान के बाद भी आत्मा अजर अमर रहती है, इस अवधारणा के रूप में समझने की कोशिश करें तो मूल पाठ अपनी प्रकृति, अपनी काया बदल देता है। ये ट्रांसप्लांटेशन उसका हो जाता है और इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से उसको एक आफ्टर लाइफ मिलता है। और जैक डेरिडा जिस रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं वो भी बताते हैं कि असल में रिकंस्ट्रक्शन जो है वो तब क्रियान्वित होता है जब हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं वाल्टर बेंयामिन का जिक्र किया था, और इसका उल्लेख विस्तार से तेजस्विनी निरंजना नामक अनुवाद चिंतिका अपनी पुस्तक द साइटिंग ट्रांसलेशन में करती हैं। साइटिंग ट्रांसलेशन मूलतः कॉलोनियल ट्रांसलेशन के इंटरप्रिटेशन पर आधारित है, यानी औपनिवेशिक काल में भारत में जो अनुवाद कार्य हुए उस पर आधारित है, लेकिन उस पूरी प्रक्रिया में वो कुछ अध्यायों में विस्तार से ये बताती है कि कैसे मान के विचार, कैसे वाल्टर बेंयामिन के विचार और कैसे डेरिडा के विचार अनुवाद के नए पक्षों को जोड़ते हैं। तो संक्षेप में हमने बताने की कोशिश की कि उत्तराधुनिकता क्या है, उत्तराधुनिकता की प्रमुख अवधारणाएं क्या है, उत्तराधुनिकता के प्रमुख सिद्धांतकार क्या है, और उत्तराधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में हम अनुवाद को किस रूप में समझने की कोशिश करते हैं।
उत्तर आधुनिक नजरिए से अगर अनुवाद किया जाता है तब हम कौन कौन सी रणनीतियां अपनाते हैं और कैसे हम अनुवाद कार्य संपन्न कर पाते हैं। उत्तर आधुनिक परिप्रेक्ष्य से अनुवाद को प्रस्तुत करने के कुछ विचारकों के मत हमने रखे। आशा है ये आपको चर्चा उपयोगी लगी। धन्यवाद।